एक गरीब लोहार का बेटा पहली बार कार देखता है और उसी पल उसकी आंखों में एक सपना जल उठता है जो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देता है बल्कि पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला कर रख देता है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने बिना किसी डिग्री, बिना किसी सपोर्ट और बिना किसी विरासत के एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे आज दुनिया होंडा के नाम से जानती है। रेसिंग ट्रैक से लेकर अमेरिकी सड़कों तक, सस्ती मोटर बाइक से लेकर लग्जरी कार्स तक और एक मैकेनिक से लेकर ग्लोबल आइकन तक का ये सफर जुनून, संघर्ष और इनोवेशन से भरा है। ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं है, ये है सोइचिरो होंडा के विरासत की असली कहानी। पहले बात करते हैं इनके बैकग्राउंड की। 1906 में जापान के एक छोटे से गांव में सोइचिरो होंडा का जन्म हुआ। उनके पिता एक लोहार थे जो साइकिल रिपेयर का भी काम करते थे और उनकी माँ एक कुशल बुनकर थी। 8 साल की उम्र में जब होंडा अपने घर के सामने खेल रहे थे तब उनका ध्यान एक अजीब सी आवाज खींच लेती है। जब वो उस आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें एक 4 पहियों पर चलने वाला वाहन दिखता है। ये पहली बार था जब होंडा ने कार देखी थी। ये फोर्ड की मॉडल टी कार थी। इस कार की डिजाइन और फ्यूल का स्मेल उनके दिमाग पर इतना इम्पैक्ट करता है कि इसके बाद उन्हें मशीनों से एक अलग ही लगाव हो जाता है और उनके मन में ये मशीन काम कैसे करती है इसे जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। और यहीं से वो चिंगारी जली जो आगे चलकर एक बड़ा साम्राज्य बनने वाली थी। अब कॉन्टेक्स्ट समझो। उस दौर में जापान में साइकिल बहुत लोकप्रिय हो रही थी जिससे उनके पिता के रिपेयर शॉप के आगे हमेशा कस्टमर्स की भीड़ रहती थी। कुछ समय बाद होंडा भी साइकिल रिपेयर का काम सीख लेते हैं और अपना ज्यादातर वक्त पिता के वर्कशॉप में बिताने लगते हैं, लेकिन पढ़ाई में उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उस समय टीचर स्टूडेंट्स को उनकी रिपोर्ट कार्ड दिया करते थे जो उन्हें अपने पेरेंट्स को दिखानी होती थी, जिसके बाद पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड पर अपनी मोहर लगाते थे, जिसका मतलब स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड को उन्होंने देख लिया है। लेकिन होंडा नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता उनके रिपोर्ट कार्ड को देखे और निराश हो, इसलिए वो एक स्क्रैप रबर का यूज करते हैं और अपने परिवार का एक स्टैम्प बनाकर रिपोर्ट कार्ड पर लगाते हैं। ये तरीका इतना काम कर जाता है कि क्लास के दूसरे बच्चे भी उनकी मदद मांगने लगते हैं, लेकिन फाइनली वो अपनी खुद की गलती से पकड़े जाते हैं। होंडा की ये छोटी सी शरारत भले ही पकड़ी गई हो, लेकिन उनकी असली मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थी। 1922 में वो मैगजीन में एक एड देखते हैं कि टोक्यो में आर्ट शोकाई नाम की एक कार सर्विसिंग कंपनी को सहायक की जरूरत है। वो सोचते हैं कि ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसलिए केवल 15 साल की उम्र में वो पढ़ाई और अपना घर छोड़ देते हैं और टोक्यो पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो आर्ट शोकाई गैराज में अप्रेंटिसशिप हासिल कर लेते हैं, लेकिन पहले ही दिन उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें कार ठीक करने के बजाय गंदे फर्श साफ करना और मालिक के लिए खाना बनाने का काम दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें मालिक के बच्चों की देखभाल तक करनी पड़ती है। उन्होंने जैसा सोचा था वहाँ बिल्कुल भी वैसा नहीं था। उस समय अप्रेंटिस को सैलरी तक नहीं मिलती थी, इसके बदले उन्हें बस आराम करने के लिए छोटी सी जगह और थोड़ा सा खाना मिलता था। अब यहाँ से ट्विस्ट आता है। 1923 में टोक्यो में एक भूकंप आता है। इस भूकंप के कारण कई मैकेनिक्स नौकरी छोड़कर अपने घर की मरम्मत करने के लिए निकल जाते हैं, जिससे ऑटो रिपेयर शॉप में कर्मचारियों की कमी होने लगती है। तब आखिरकार होंडा को मौका मिलता है और उन्हें एक मैकेनिक के रूप में काम पर रखा जाता है। हर गाड़ी ठीक करना उनके लिए एक नया चैलेंज था क्योंकि उनमें कुछ ब्रिटिश कार्स थी, कुछ अमेरिकन तो कुछ जर्मन कार्स थी। हर इंजन उन्हें कुछ नया सिखा रहा था, जिससे इंस्पायर होकर रिपेयरिंग के साथ वो धीरे धीरे स्पेयर पार्ट्स बनाना भी सीखने लगते हैं। 1923 में होंडा के मालिक यूजो अपनी खुद की रेसिंग कार बनाने का फैसला करते हैं और इसे बनाने के लिए वो होंडा से मदद मांगते हैं। वो दोनों साथ मिलकर एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन करते हैं जिसका नाम वो कर्टिस रखते हैं। ये कार 1924 में जापान मोटर कार चैंपियनशिप में जीत हासिल करती है। होंडा ने डिजाइनर एंड इंजीनियर बनकर जिस स्पोर्ट्स कार को डिजाइन किया था, उस कार ने 2 चैंपियनशिप में जीत हासिल करना ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। होंडा जब 20 साल के होते हैं तो उन्हें आर्मी में बुला लिया जाता है, लेकिन मेडिकल जांच में पाया जाता है कि वो कलर ब्लाइंड है, इसलिए उन्हें ड्यूटी से छूट दी जाती है।
इसके तुरंत बाद 1928 में आर्ट शुकाई के मालिक होंडा को अपने वर्कशॉप की एक ब्रांच हमामात्सु शहर में खोलने के लिए कहते हैं। उस समय होंडा केवल 21 साल के थे और ऑटो रिपेयर शॉप चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन किसी भी हाल में होंडा इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो जोखिम उठाते हैं और हाँ कर देते हैं। होंडा किसी तरह अपनी ब्रांच खोलते हैं, लेकिन पहला एक साल उनके लिए आसान नहीं था। शुरू में वो वर्कशॉप अकेले ही चलाते थे, लेकिन लोग जब अपनी कार को रिपेयरिंग के लिए उनके पास ले आते तो उनकी उम्र को देखकर कई लोग हिचकिचाते, तो कई लोगों को लगता कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो हार नहीं मानते और जल्द ही उस एरिया में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाते हैं, जिससे उनके शॉप के आगे हमेशा कस्टमर्स की भीड़ रहने लगती है। धीरे धीरे वो 30 लोगों की एक टीम को काम पर रख लेते हैं और आखिरकार अपने लिए अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। उन्होंने एक विदाउट सैलरी अप्रेंटिस के रूप में अपने बॉस के बच्चे की देखभाल करने से शुरुआत की थी और अब वो अपनी सक्सेसफुल ऑटो रिपेयर शॉप चला रहे थे। इतनी कम उम्र में मिली ये सफलता हर किसी को हैरान कर रही थी, लेकिन यही शुरुआती सफलता आगे उन्हें गलत रास्तों पर ले जाती है। नई मिली सफलता के बाद होंडा मौज मस्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। पार्टियां आयोजित करना और हमेशा गीशाओं के साथ म्यूजिक एंड डांस का आनंद लेना उन्हें बेहद पसंद था। गीशा शब्द जापान की एक विशेष महिला कलाकार के लिए यूज किया जाता है, जो पारंपरिक नृत्य, संगीत और गायन जैसी कलाओं में निपुण होती है। एक बार शराब के नशे में धुत होकर उन्होंने गलती से एक गीशा को दूसरी मंजिल से बाहर गिरा दिया था। फॉर्चुनेटली वो कुछ तारों पर गिर के बच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी शादी में न्यूड डांस करने की उनकी कई कहानियां हैं। उन्होंने जितनी कड़ी मेहनत की उतने ही जोरदार तरीके से मौज मस्ती की। इस बीच वो रेसिंग का भी आनंद ले रहे थे, लेकिन 1936 में एक हाई स्पीड रैली में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट बहुत गंभीर था। किसी तरह होंडा इसमें बच जाते हैं, लेकिन उन्हें आगे के 3 महीने हॉस्पिटल में बिताने पड़ते हैं। ये एक्सीडेंट होंडा के जीवन में एक चेतावनी की तरह था, जो उनकी सोच और दिशा दोनों को बदल देता है। आगे चलकर उन्हें एहसास होने लगता है कि भले ही ऑटो रिपेयर शॉप अच्छी चल रही थी, लेकिन ये उन्हें पैशनेट नहीं लग रहा था। इसलिए वो आर्ट शुकाई के मालिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस ऑटो रिपेयर शॉप को एक नई कंपनी में बदलना चाहते हैं और पिस्टन रिंग्स मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। लेकिन आर्ट शुकाई को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो होंडा को नकार देते हैं। लेकिन होंडा अपनी नई दृष्टि को लेकर पूरी तरह से दृढ़ थे, इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री नाम से एक नया बिजनेस शुरू करते हैं। होंडा दिन में रिपेयर शॉप में काम करते और रात में पिस्टन रिंग बनाने की कोशिश में अपनी नई कंपनी में समय बिताने लगते हैं और 2 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 1939 में क्रांतिकारी पिस्टन डिजाइन करने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद आर्ट शुकाई रिपेयर शॉप को वो छोड़ देते हैं और अपना पूरा फोकस अपनी नई कंपनी पर करते हैं। उनके लिए ये एक नई शुरुआत थी। वो पिस्टन प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें मैन्युफैक्चरिंग की असली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखो, टोयोटा से उन्हें पिस्टन रिंग्स का एक बड़ा ऑर्डर मिलता है, लेकिन होंडा द्वारा बनाए गए हजारों पिस्टन रिंग्स में से केवल 3 ही पिस्टन रिंग्स टोयोटा के हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं। ये होंडा के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन वो हार नहीं मानते और मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए जापान के कई यूनिवर्सिटीज एंड कंपनी का दौरा शुरू करते हैं। इस यात्रा में होंडा इतनी जानकारी और अनुभव इकट्ठा कर लेते हैं कि वो टोयोटा के हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से नए पिस्टन रिंग्स बनाने लगते हैं। अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, जो सब कुछ बदल कर रख देता है। पिस्टन रिंग्स की डिमांड तेजी से बढ़ने लगती है, इसलिए वो एक नया कारखाना खोलते हैं। लेकिन जैसे ही होंडा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रफ्तार पकड़ता है, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और जापान भी वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ता है। इसमें लड़ने के लिए होंडा के कई कर्मचारियों को आर्मी में बुला लिया जाता है, जिससे कंपनी में वर्कर्स की कमी होने लगती है। युद्ध के कारण सप्लाई चेन बिखर जाती है और कच्चे माल की भारी कमी होने लगती है, जिससे कंपनी चलाए रखना लगभग नामुमकिन होता जाता है।
हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि जब दुश्मन के जहाज आसमान से फ्यूल के खाली ड्रम्स गिराते तो होंडा अपने कर्मचारियों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजते और इन ड्रम्स को पिघलाकर निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। होंडा अपनी कंपनी बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। तभी एक दिन होंडा के एक कारखाने पर बम गिराया जाता है, जिससे उनकी पूरी कंपनी तबाह हो जाती है। होंडा इससे उबर ही रहे थे, लेकिन सिर्फ एक साल बाद ही 1945 में एक बड़े भूकंप से उनका दूसरा कारखाना भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसके बाद निराश होकर होंडा अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेते हैं और कारखाने में जो कुछ भी बचा था उसे टोयोटा को बेच देते हैं। उन्होंने सालों की मेहनत से जो कुछ भी बनाया था वो एक झटके में सब खत्म हो गया था, जिससे होंडा काफी निराश रहने लगे। लेकिन आगे एक बड़ा ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन हालात अभी भी बहुत खराब थे। पूरे जापान में फ्यूल की भारी कमी थी। ऐसे वक्त में लोगों को एक सस्ता और ईंधन बचत करने वाला एक नया समाधान चाहिए था। इसलिए होंडा अपनी साइकिल के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और साइकिल में एक मोटर जोड़ देते हैं। जल्द ही ये इनोवेशन पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाता है और अब यहाँ से शुरू होती है होंडा के औद्योगिक साम्राज्य की असली कहानी। होंडा इस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं और 1946 में वो होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करते हैं और हर आम इंसान की जरूरत को पूरा करने वाली मोटर बाइक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए होंडा युद्ध में मिले अधिशेष मोटर इंजन से पहले चलने वाली मोटर बाइक बनाते हैं। ये इतनी पॉपुलर हो जाती है कि उन्हें पूरे जापान से ऑर्डर्स आने लगते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे ज्यादा इंजन नहीं थे। जब उनका यह स्टॉक खत्म होने लगता है तो वो मोटर बाइक बनाने के लिए खुद का इंजन बनाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं था। बड़े पैमाने पर इंजन प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें भारी रकम चाहिए थी। इसलिए वो जापान के 18,000 साइकिल शॉप मालिकों को खत लिखते हैं और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताकर उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। इनमें से करीब 3,000 लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनके मोटर बाइक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1949 में होंडा उनकी पहली मोटर बाइक टाइप डी लॉन्च करते हैं, लेकिन ये फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद वो अपनी अगली मोटर बाइक सुपर क्यूब लॉन्च करते हैं। ये एक छोटी और हल्की बाइक थी जिसे आम लोगों के हिसाब से डिजाइन किया गया था। जल्द ही ये बाइक बहुत फेमस होती है और पूरे जापान के सड़कों पर छा जाती है, जिससे होंडा के पास ऑर्डर्स की बाढ़ आने लगती है। अब यहाँ से होंडा की असली अमेरिका वाली कहानी शुरू होती है। होंडा अपनी बाइक्स को अमेरिकन रोड्स पर दौड़ाना चाहते थे, लेकिन 1960 के दशक में अमेरिका में मोटर बाइक चलाने वालों की इमेज एक गुंडे या अपराधी जैसी बन चुकी थी और लोग उन्हें देखकर डर जाते थे। होंडा को जल्द ही समझ आ जाता है कि अगर उन्हें अमेरिका में टिकना है तो पहले इस सोच को बदलना होगा, और यहीं से आता है होंडा का पहला मास्टर स्ट्रोक। वो एक जीनियस एड कैंपेन शुरू करते हैं जिसकी टैगलाइन थी यू मीट नाइसेस्ट पीपल ऑन होंडा, यानी होंडा पर आपको सबसे अच्छे लोग मिलते हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी कमाल कर जाती है और इस एड कैंपेनिंग से अमेरिकन सोच बदलने लगती है और धीरे धीरे होंडा की बाइक्स हर कोई खरीदने लगता है। 1964 तक अमेरिका में बिकने वाली हर दूसरी बाइक होंडा की थी। अब होंडा हर महीने लगभग 10 लाख बाइक्स बना रहा था, जिससे 1960 के दशक के अंत तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक कंपनी बन जाती है। होंडा मोटर बाइक्स हर तरह से एक बड़ी सफलता थी, लेकिन होंडा का अभी भी एक सपना बाकी था जिसे उन्हें पूरा करना था। अब समय था उनके सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पूरा करने का। वो एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जिसे हर आम इंसान एक्सपीरियंस कर सके। हालांकि लगभग हर कोई होंडा से कहता है कि उन्हें मोटर बाइक्स पर ही टिके रहना चाहिए, क्योंकि उस समय कार मार्केट में बहुत कंपटीशन था और खासकर अमेरिका में बड़े बड़े कार ब्रांड्स बहुत प्रभावशाली थे। इसके बावजूद भी होंडा जोखिम उठाते हैं और कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। 1963 में होंडा अपनी पहली ऑटोमोबाइल T360 नाम से एक मिनी ट्रक लॉन्च करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। लेकिन होंडा के लिए हर नाकामी उनके लिए एक नए रास्ते की शुरुआत जैसे होती थी, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। 1970 के दशक की शुरुआत में दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी। एयर क्वालिटी, पोल्यूशन, सब कुछ एक गंभीर मुद्दा बन गया था। इसे लेकर अमेरिका में क्लीन एयर एक्ट लागू किया जाता है।
जिससे कार्स के लिए कड़े नियम बनाए जाते हैं। अब हालात ये थे कि कार कंपनियां इन नियमों से परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि इन नियमों को पूरा करना नामुमकिन है। लेकिन होंडा अपनी टीम को जुटाकर एक नया इंजन बनाने लगते हैं। कड़ी मेहनत के बाद वो CVCC इंजन बनाते हैं। ये इंजन सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं था, बल्कि माइलेज भी कमाल की देता था। इसके बाद 1972 में उन्होंने होंडा सिविक बनाई। ये पहली कार थी जिसमें ये नया CVCC इंजन इस्तेमाल किया गया था। लेकिन होंडा सिविक को असली सफलता 1973 में आए फ्यूल क्राइसिस से मिली। फ्यूल क्राइसिस से पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगती है, जिससे हर किसी को एक सस्ती और माइलेज देने वाली कार चाहिए थी। इससे होंडा सिविक एक परफेक्ट कार बन गई और कुछ ही सालों में होंडा सिविक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार्स में से एक बन गई। जब होंडा सिविक की सेल 1 मिलियन को पार कर गई तो होंडा मोटर्स ने होंडा एक्रोल पेश की। ये उन मिडिल क्लास लोगों के लिए डिजाइन की गई थी जिन्हें प्रीमियम डिजाइन कार चाहिए थी। ये कार सिर्फ दिखने में ही नहीं, परफॉर्मेंस में भी शानदार थी। इसके साथ होंडा धीरे धीरे हर घर में भरोसे का नाम बनता जा रहा था। 1886 में होंडा ने एक नया लग्जरी ब्रांड अकीरा लॉन्च करके लग्जरी कार मार्केट में प्रवेश किया। इस कार ने अमेरिका और जापान में सेल का एक नया रिकॉर्ड सेट किया। अब होंडा के पास कस्टमर्स के लिए सस्ती कार से लेकर लग्जरी मॉडल तक सब कुछ था। इसके साथ ही 80s के दशक के अंत तक होंडा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। 1991 में सोइचिरो होंडा ने लिवर फेलियर से लड़ते हुए आखिरी सांस ली। जाते जाते वो एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ गए जिसकी कीमत लगभग $92 मिलियन थी और उनके नाम करीब 150 से भी अधिक पेटेंट दर्ज थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके 3 बेटे होने के बावजूद भी उनके किसी बेटे ने कंपनी नहीं संभाली, क्योंकि होंडा का मानना था कि काम काबिलियत से होना चाहिए, विरासत से नहीं। उनकी मृत्यु के बाद नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी और भी बड़ी होती गई। सोइचिरो होंडा की कहानी बताती है कि अगर आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा और मेहनत करने का जुनून हो तो आप किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हो।